करता हूं। मैं आपको मैथ्स और फिजिक्स पढ़ाऊंगा और विश्वास सर आपको इंग्लिश पढ़ाएंगे। सबसे पहले मैथ्स में डिफेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से हम सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन को उठाते हैं। ट्रिग्नोमेट्री के पोर्शन में हम जानते हैं कि हमें 3 टाइप से पढ़ना होता है। पहली चीज़ ट्रिग्नोमेट्री पढ़नी होती है, दूसरा इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना होता है और तीसरा पॉइंट जो होता है हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का होता है। तो उस पोर्शन, तीनों पोर्शन के सबसे पहले पोर्शन को हम उठाते हैं जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ट्रिग्नोमेट्री ट्रिग्नोमेट्री ट्राई का मतलब होता है 3, गोनो का मतलब होता है साइड्स, मेट्री का मतलब होता है मेजरमेंट, यानी 3 भुजाओं से बनी हुई आकृति। हम जानते हैं उसे क्या बोलते हैं, ट्रायंगल। यानी कोई भी ट्रायंगल, ट्रिग्नोमेट्री का अगर हम एक्सप्लेनेशन यानी परिभाषा को देखें तो कहा जाता है कि ट्रिग्नोमेट्री इज द ब्रांच ऑफ मैथमेटिक्स विच डील्स द रिलेशनशिप बिटवीन एंगल्स एंड साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। यानी किसी भी त्रिभुज के भुजाओं और कोणों के बीच में जो हम रिलेशन बताते हैं वो हमें बताती है कौन, ट्रिग्नोमेट्री। जैसे हम जानते हैं कि ट्रायंगल बहुत तरीके के होते हैं। ट्रायंगल को 2 भागों में बांट सकते हैं। एक को बोलते हैं ट्रायंगल जो साइड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाता है, यानी भुजा के आधार पर त्रिभुजों का निर्माण होता है। दूसरा जो होता है वो कोणों के आधार पर त्रिभुज का निर्माण होता है। ये सारी चीज़ें हम सब अपने बहुत सारे अगले वीडियोज़ में प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रायंगल पढ़ेंगे, तो उसमें बताएंगे कि आखिर ट्रायंगल कितने प्रकार के होते हैं, कैसे कैसे ट्रायंगल बने हैं। तो उन सारे ट्रायंगलों के बारे में, उनके कोण और उनके साइड्स के बीच रिलेशनशिप बताता है ट्रिग्नोमेट्री। और उसमें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो ट्रायंगल होता है उसे बोलते हैं समकोण त्रिभुज, यानी इंग्लिश में बोलें तो राइट एंगल ट्रायंगल। इसी के ऊपर हमें आज के वीडियो में चर्चा करना है कि अर्थात ट्रिग्नोमेट्री की जो बेसिक टर्म है वो कहाँ से आई है, कैसे ट्रिग्नोमेट्री आई, ट्रिग्नोमेट्री के अंतर्गत हमें क्या देखना होता है। हम ऐसा नहीं सोच सकते, हम सोचते जाते हैं कि क्या साइन थीटा कॉस थीटा यही सारी ट्रिग्नोमेट्री है। तो आप बिल्कुल सोच रहे होंगे ये साइन थीटा एक नाम होता है, बाकी चीज़ें तो उसके अंदर छिपी हुई है। अगर हम उनको एक्सप्लेन करना चाहें तो मैं आपसे कहूँ कि राइट एंगल ट्रायंगल, समकोण त्रिभुज, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री का होता है, समकोण त्रिभुज बोला जाता है। अगर मैं इसको नाम दे दूं, कोई त्रिभुज ए बी सी, और ये जो त्रिभुज है वो बी पे क्या है, समकोण है। समकोण होने का मतलब कि जो एंगल होगा वो 90 डिग्री होगा। अगर हम सी एंगल के रिस्पेक्ट में, अगर सी को मान लेते हैं कि ये एंगल थीटा है, तो एंगल थीटा के रिस्पेक्ट में आप जानते हैं कि सामने वाली भुजा को हम लंब यानी इंग्लिश में परपेंडिकुलर बोलते हैं, और इसके नियरेस्ट साइज को आधार अर्थात अंग्रेजी में बेस बोलते हैं। और जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसके सामने की भुजा कर्ण बोली जाती है, और इंग्लिश में बोलते हैं हाइपोटेनस। हाइपोटेनस। अब आप सोच रहे होंगे कि हमने देखा कि ट्रिग्नोमेट्री में 3 साइड्स होती हैं, और साथ ही साथ बात करें तो 3 एंगल भी होते हैं। लेकिन पूरे ट्रिग्नोमेट्री में जो आपको रिलेशन डिफाइन करना होता है वो 2 एंगल और 3 साइड्स के बीच रिलेशन डिफाइन करना होता है। कभी भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में आपको 90 डिग्री एंगल और किसी भी साइड के बीच रिलेशन डिफाइन नहीं करने होते हैं। तो हम देखते हैं कि अगर आपने देखा कि परपेंडिकुलर, बेस, हाइपोटेनस अर्थात लंब, आधार और कर्ण को हम देखें तो ये 3 साइड्स हैं, और 3 साइड्स के बीच आपस में जब हम रिलेशनशिप डिफाइन करना चाहेंगे तो वो 6 प्रकार से टोटल होता है। आप जब परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन पढ़ेंगे तो आप पढ़ेंगे जब कोई 3 चीज़ होती है और उनके बीच हम रिलेशन बताना चाहेंगे तो कुल 6 तरीक़ों से हम बता सकते हैं। इन्हीं 6 चीज़ों को अलग अलग नाम दे दिया गया है, जो आज से बचपन से ही आप पढ़ते आए हैं। साइन थीटा, कॉस थीटा, सेक थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, ये सारे जो नाम होते हैं ये इसी से निकल के आए हैं। ये होता क्या है कि किन्हीं भी 2 साइड्स का रेशियो हम ले लेते हैं तो उसे एक नाम दे दिया गया है, और ये रेशियो 6 प्रकार से लिए जा सकते हैं, इसीलिए इन्हें 6 तरीक़ों से नाम दिया गया है। तो बहुत जल्दी में हम उन्हें देख लेते हैं कि वो क्या होते हैं। अगर हम आपसे पूछें साइन थीटा, साइन थीटा कुछ नहीं है, लंब बटा कर्ण। साइन थीटा लंब बटा कर्ण, यानी अंग्रेजी में बोले तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस की रेशियो यानी अनुपात को ही साइन थीटा कहते हैं। आप बचपन में जब पढ़ रहे होंगे तो आपके टीचर ने बताया होगा, अगर कोई स्टूडेंट यूपी बोर्ड से पढ़ा होगा तो कहा जाता है कि याद कर लो बेटा क्या, लाल बटा कक्का। अगर आप सीबीएसई या आईसीएसई बोर्ड से पढ़े होंगे तो पढ़ा जाता है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या दूसरे शब्दों में कहें तो
तो लोग ये भी बच्चे ये भी कहते हैं कि भूखा प्यासा पाकिस्तान और हरा भरा हिंदुस्तान या हरा भरा भारत। ठीक है ना, ये हो गया। अब हमने देखा कि जब सबसे पहली बार हम लंब और कर्ण का अगर रेशियो लेते हैं, अनुपात लेते हैं, तो साइन थीटा मिलता है। उसी तरीके से अगर हम आधार और कर्ण का जब रेशियो लेते हैं तो कॉस थीटा मिलता है। अंग्रेज़ी में बोलेंगे बेस अपॉन हाइपोटेनस। इसी प्रकार जब हम लंब और आधार यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अनुपात लेते हैं तो उसे टैन थीटा बोला जाता है। अब जब तीन तरीके से हम सीधा सीधा रेशियो ले चुके हैं, अनुपात ले चुके हैं, तो उसे विपरीत करके भी अनुपात लिया जा सकता है। तो अगर हम परपेंडिकुलर अपॉन बेस को बेस अपॉन परपेंडिकुलर अर्थात लंब बटा आधार को आधार बटा लंब लिख दें तो उसे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में डिफाइन किया जाता है कॉट थीटा से। इसी प्रकार अगर हम आधार अपन कर्ण को कर्ण अपन आधार से डिफाइन कर दें तो उसे बोला जाता है सेक थीटा, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं हाइपोटेनस अपॉन बेस। अगर इसी लंब अपन कर्ण को यानी परपेंडिकुलर अपन हाइपोटेनस को हम पलट के लिख दें कर्ण अपन लंब और हाइपोटेनस अपन परपेंडिकुलर तो इसे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में बोलते हैं कोसेक थीटा। आपने यहीं से देखा होगा कि साइन थीटा का जो अपोजिट होता है ना, साइन थीटा का अपोजिट होता है 1 अपॉन कोसेक थीटा। कॉस थीटा का जो अपोजिट होता है ना वो होता है 1 अपॉन सेक थीटा। टैन थीटा का जो अपोजिट होता है ना वो होता है 1 अपॉन कॉट थीटा। ये पूरी ट्रिग्नोमेट्री की बेसिक है, अर्थात साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा इज नथिंग, दिस इज द रेशियो ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल। और कौन सा ट्रायंगल? राइट एंगल ट्रायंगल। जब समकोण त्रिभुज के भुजाओं का अनुपात लेके लिख दिया गया है उन्हीं को हम कहते हैं ये ट्रिग्नोमेट्रिकल अनुपात। अब इसके आगे की हम अगर बात करते हैं तो हम आपको एक चीज़ दिखाना चाहेंगे। अगर मैं नोट के रूप में आपसे कहूँ कि अगर आपसे कहूँ कि साइन थीटा और कॉस थीटा ए को आप डिवाइड कर दीजिए, साइन थीटा को कॉस थीटा से आप डिवाइड कर दीजिए तो साइन थीटा को हम लिख सकते हैं लंब अपन कर्ण और कॉस थीटा को लिखा जा सकता है आधार अपन कर्ण। और हम जानते हैं कि कर्ण और कर्ण क्या हो जाएंगे? कट जाएंगे, यानी हाइपोटेनस कट जाएंगे तो लंब बटा आधार अर्थात परपेंडिकुलर अपॉन बेस को लिखा जाता है, लंब बटा आधार को लिखा जाता है टैन थीटा। यानी पूरी ट्रिग्नोमेट्री में अगर कहीं साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिखा है तो हम उसे टैन थीटा लिख सकते हैं या टैन थीटा को साइन थीटा अपन कॉस थीटा लिख सकते हैं। हम जानते तो हैं ये बात, लेकिन क्योंकि इन दोनों की हम देख रहे हैं कि साइड और साइड के बीच जब रिलेशन बनता जाता है तो वही चीज़ें आती हैं। यानी हमने देखा क्या कि अगर ऐसे ही ट्रिग्नोमेट्री को बहुत हायर लेवल पे ले जाएंगे तो हर बार साइड्स को देखना और उससे कोई रिलेशन स्थापित करना इतना आसान नहीं होगा जितना हम उन्हें एक नाम दे के रिलेशन डिफाइन करते हैं। इसीलिए जब हम बहुत हायर लेवल पे जाते हैं तो रेशियो ना देख के हम उन्हें साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा इत्यादि के नाम से जानते हैं। हम जान जाते हैं कि अगर ये टर्म यहाँ पे लिखा गया है तो इन और इन साइड्स के बीच के रिलेशन, इन और इस साइड्स के बीच का रिलेशन बताया जा रहा होगा। ठीक है ना। अगर हम इसी दूसरे नोट में अगर आपको दिखाएं तो एक छोटा सा आसान सा नोट्स, अगर मैं आपसे कहूँ कि कॉस थीटा अपन साइन थीटा क्या होगा तो आप कहेंगे कॉस थीटा तो होता है आधार अपन कर्ण और ये होता है लंब अपन कर्ण, कर्ण से कर्ण कट जाएगा और आधार बटा लंब होता है क्या? कॉट थीटा। अर्थात पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कहीं कॉट थीटा लिखा है तो हम उसकी जगह पे कॉस थीटा अपन साइन थीटा लिख सकते हैं। आप आज सोच रहे होंगे कि सर इतना बेसिक क्यों पढ़ा रहे हैं। मैं आपको एक बात बता देता हूँ, शुरू के 2-3 वीडियो हो सकते हैं कि आपको बेसिक लग रहे होंगे, लेकिन ये बेसिक आपको उस मंजिल तक पहुँचाने में आपके साथ होंगे जहाँ तक आप पहुँचना चाहते हैं। जिस वर्दी को आप पहनना चाहते हैं ये वर्दी बेसिक टर्म ही आपको पहुँचा सकती हैं। ये जो बेसिक टर्म पढ़ रहे हैं ये हमारा सबसे पहला बेसिक टर्म है, बेसिक टर्म 1। इस तरीके से बेसिक टर्म 2, बेसिक टर्म 3 करके हम पूरी ट्रिग्नोमेट्री को देखेंगे। अब आगे हम आते हैं। अगर मैं आपसे कहा कि हमने इन ट्रिग्नोमेट्री की जो त्रिभुज के साइड्स थे उनके अलग अलग रेशियो हमने लेके देख लिए। अगर मैं तुमसे कहूँ, आपसे कहूँ कि आप एक जानते होंगे कि एक बहुत ही फेमस थ्योरम है जिसे बोला जाता है पाइथागोरस थ्योरम या पाइथागोरस प्रमेय। पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि परपेंडिकुलर
प्लस बेस का स्क्वायर, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू हाइपोटेनस का स्क्वायर। हिंदी में लिखें तो लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर कर्ण का स्क्वायर। मैं क्यों बताना चाहता हूँ इसको समझिएगा आप। ये जो है ना, ये बहुत छोटा है लेकिन बहुत ही बड़ा काम करेगा आपके सामने। देखिएगा, अगर मैं आपसे कहूँ कि अगर इन साइड्स को अब स्क्वायर के रूप में देखा जाए, अगर एक बार इनका अनुपात तो लिया गया है लेकिन इनके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, अगर इनके साथ छेड़छाड़ करते हुए इनका रेशियो लिया जाए तो क्या हो सकता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि साइन थीटा बराबर लंब बट्टा कर्ण होता है, अर्थात लंब का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाए, और साथ ही साथ कॉस थीटा अर्थात आधार का स्क्वायर और बटा कर्ण का स्क्वायर कर दिया जाए तो क्या होगा। तो हम जानते हैं कि अगर इन दोनों को जोड़ दिया जाए तो एलसीएम हम ले सकते हैं, क्या आएगा, कर्ण का स्क्वायर और कह देंगे लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। और आप ये बात जानते हैं कि लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर बराबर होता है कर्ण का स्क्वायर। तो इसको लिखा जा सकता है कर्ण का स्क्वायर अपन कर्ण का स्क्वायर, अर्थात कर्ण का स्क्वायर कट जाएगा और आ जाएगा 1। और मैं ये बात आपको बता चुका हूँ कि लंब और कर्ण का कहीं भी अनुपात आ जाए पूरे ट्रिग्नोमेट्री में तो हम उसे एक ही नाम दे सकते हैं, वो नाम है साइन थीटा। तो हम इसे कह सकते हैं साइन थीटा, चूँकि स्क्वायर है तो हम बोल सकते हैं दैट इज़ द साइन स्क्वायर थीटा। और आधार अपन कर्ण को हम बोलते हैं कॉस थीटा, चूँकि स्क्वायर लगा हुआ है तो मैं लिख सकता हूँ कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आज आपने जान लिया होगा कि आखिर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 होता क्यों है, कहाँ से आता है, कैसे आया है और क्यों हम इसको लिखते हैं। तो आपने समझ लिया होगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1 क्यों होता है। कुछ चीज़ें हम मिटाना चाहेंगे और मिटा के इसी के आगे की पॉइंट्स जो है मैं आपको समझाना चाहूँगा। अगर आपने ये पढ़ लिया है, ये चीज़ें थोड़ी मिटा देता हूँ। अगर आपने ये पढ़ लिया है कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, अगर मैं इसको इक्वेशन 1 मान दूं और मैं आपसे कहूं कि इक्वेशन 1 को मेरे दोस्त साइन स्क्वायर थीटा से ही भाग दे दो, अगर तुम कॉस स्क्वायर थीटा से पहली बार में भाग दे दो, तो मैं कहूं कि कॉस स्क्वायर थीटा से भाग देने पर भाग दे दिया। अगर मैं तुमसे कहूं कि साइन कॉस स्क्वायर से भाग दिया हो तो साइन स्क्वायर थीटा अपन कॉस स्क्वायर थीटा, और मैंने अभी आपको पढ़ाया कि साइन थीटा अपन कॉस थीटा को लिखा जा सकता है टैन थीटा, चूँकि स्क्वायर लिखा है तो हम लिख सकते हैं टैन स्क्वायर थीटा। अगर कॉस स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा से ही भाग दोगे तो कितना आएगा, 1 आएगा। और 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा मैंने बताया था कि 1 अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा का मतलब होता है सेक स्क्वायर थीटा, तो ये बन जाएगा सेक स्क्वायर थीटा। और आप पूरे ट्रिग्नोमेट्री में पहले फार्मूले के बाद दूसरा फार्मूला यही पढ़ते हैं कि इफ़ 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अगर इसी इक्वेशन नंबर 1 को मैं तुमसे कहूँ कि साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दो, अगर तुम साइन स्क्वायर थीटा से भाग दे दोगे तो साइन स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, और कॉस स्क्वायर थीटा अपन साइन स्क्वायर थीटा अभी मैंने आपको बताया था होता है कॉट स्क्वायर थीटा, और 1 अपन जो साइन स्क्वायर थीटा होता है वो होता है कोसेक स्क्वायर थीटा। अब आपको ये दिमाग में चल रहा होगा कि बहुत सारे फार्मूलेज बनते जा रहे हैं, लेकिन मेरे दोस्त ये बात याद रखना, पूरे ज़िंदगी भर याद रखना कि ये फार्मूले कुछ और नहीं, बस ये त्रिभुज के भुजाओं के अनुपात को दर्शाते हैं, और इन्हीं को कितने तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकता है, यही ट्रिग्नोमेट्री है। ट्रिग्नोमेट्री इज़ नॉट जो साइन थीटा कॉस थीटा कहते हैं कि ये ट्रिग्नोमेट्री है, नहीं, त्रिभुज की भुजाओं को एंगल के रिस्पेक्ट में दिखाना ही त्रिकोणमिति कहा जा सकता है। अब हमने 3 फार्मूले पढ़ लिए हैं, ये तीनों बेसिक फार्मूले हैं। क्या पहला फार्मूला था साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1, दूसरा 1 प्लस टैन स्क्वायर इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, और तीसरा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा। अब मैं आपको उस मुकाम पे ले चलता हूँ जहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत है। ये जो थे वो बहुत ही बेसिक टर्म थे, अब यहाँ से हमारे सिलेबस की बातें स्टार्ट होंगी जो हमें पढ़ना चाहिए। अभी हम बेसिक टर्म 1 की बात कर रहे हैं। जैसे देखिए आप, मैं फिर से एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाता हूँ। ये ट्रायंगल ए है, ये ट्रायंगल बी है और ये ट्रायंगल सी है। जो बी पे क्या है, 90 डिग्री है, यानी समकोण है, ठीक है ना। अगर मैं आपसे कहूँ कि इस भुजा की लंबाई है 3 यूनिट 3 इकाई, और इसकी है 4 इकाई, और इसकी है सपोज करिए 5 इकाई, ये तीनों जो टर्म है ना वो राइट एंगल ट्रायंगल को सेटिस्फाइड कर रहे होंगे। आप देखेंगे हम बाद में ट्रिपलेट्स की भी
चर्चा करेंगे कि ट्रिपलेट्स आया कहाँ से, ट्रिपलेट्स होता क्या है, ट्रिपलेट्स हमारे एग्ज़ाम में कितने फ़ायदेमंद होते हैं। अगर हम एनडीए हो चाहे सीडीएस हो, किसी भी हायर लेवल के एग्जामिनेशन में डिफेंस का बैठेंगे तो बड़े से बड़े क्वेश्चंस को विद इन 20 सेकंड हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं, क्या हमारा अप्रोच होना चाहिए। आपको लग रहा होगा कि ये बहुत छोटी सी बात है, लेकिन छोटी छोटी बातें ही एक बड़े से क्वेश्चंस को बहुत आसान बना देती हैं। अगर मैं देखूं तो मैंने आपसे बताया था कि कभी भी पूरे ट्रिग्नोमेट्री में एंगल बी के ऊपर कोई रिलेशन की बात नहीं की जाएगी, सिर्फ बात की जा सकती है तो दो कोण और तीन साइड्स के बीच। तो पहला कोण मान लीजिए वो कोण सी है और दूसरा कोण मान लीजिए वो कोण ए है। अगर मैं यहीं से तुमसे पूछूं कि साइन ए कितना होगा, साइन ए कितना होगा, तो मैंने आपसे बताया था कि जिस एंगल की बात करेंगे उसके सामने परपेंडिकुलर यानी लंब होगा और उससे चिपका हुआ साइड आधार होगा और 90 डिग्री के सामने जो होगा वो कोण होगा। तो अगर मैं देखिए बहुत ध्यान से समझना, अभी लग रहा होगा बहुत आसान बता रहा हूँ, विद इन बस 2 मिनट अपने आप को होल्ड रखो फिर समझना तुम। अगर मैं कहूँ साइन ए कितना होगा तो आप कहोगे 4/5 होगा। क्यों? क्योंकि लंब अपन कोण। मैं पूछूँ कॉस ए कितना होगा तो आप कहोगे 3/5 होगा। मैं कहूँ tan ए कितना होगा तो आप कहेंगे 4/3 होगा, लंब बटा आधार। अपोजिट कर लोगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मैं करके दिखा देता हूँ। अगर मैं पूछूँ cot ए कितना होगा 3/4 होगा। अगर मैं पूछूँ sec ए कितना होगा तो 5/3 होगा। अगर मैं पूछूँ cosec ए कितना होगा तो आप कहोगे 5/4 होगा। ठीक है ना। अब देखो आगे सीधी सी बात है, जब आपके एग्जामिनेशन लेवल पे पूछा जाएगा ना तो अब आपको क्या ध्यान रखना है कि अगर किसी राइट एंगल, एक ही राइट एंगल ट्रायंगल में एक साइड जो है ना वो साइन अगर देता है, एक साइड अगर साइन देता है तो वही मानना उसके कॉस के बराबर होता है। अभी आपको मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, अब मैं आपको समझाना चाहता हूँ जहाँ मैं आपको ले जाना चाहता था। अगर मैं तुमसे पूछूं कि अब बता दो मेरे दोस्त कि cos c कितना होगा तो तुम कहोगे सर आप cos c पूछ रहे हैं और cos c में देखें तो cos c के सामने ये लंब हो गया, ये आधार हो गया और ये कोण हो गया और cos कहता है आधार बटा कोण, तो सीधा सीधा 4/5 आएगा। तो मैं सीधा ना कह दूं कि साइन जो है ना वो ऑटोमेटिक किस में बदल जाएगा, cos में बदल जाएगा और एंगल चेंज हो जाएगा। साइन जो है वो cos में बदल जाएगा और एंगल चेंज हो जाएगा। उसी तरीके से जो cos है ना वो साइन में बदल जाएगा और एंगल चेंज हो जाएगा, साइन 3/5। अर्थात मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल की कोई नीड्स नहीं है। अगर मुझे ये रेशियो पता है तो मैं दूसरे एंगल का रेशियो ऑटोमेटिक क्या कर सकता हूँ, बता सकता हूँ। यही बड़े एग्जामिनेशन में अच्छे जब क्वेश्चंस बनते हैं तो आप ट्रायंगल बनाएंगे फिर लिखेंगे, बहुत ही टाइम वेस्ट हो जाएगा। और साथ ही साथ आपको ये रेशियो जो है वो ट्रिपलेट्स के रूप में याद होने चाहिए। अभी हम थोड़ी देर बाद ट्रिपलेट्स की बात करेंगे कि आखिर ट्रिपलेट्स होते क्या हैं, ट्रिपलेट्स बने कहाँ हैं, ट्रिपलेट्स आए कैसे हैं। ठीक है ना। अगर मैं कहूँ tan को तो tan को हम सीधा बदल देंगे, cot से एंगल चेंज हो जाएगा, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। अगर मैं कहूँ cot तो बदल जाएगा, tan में tan c हो जाएगा और वैल्यू हो जाएगी 3/4। अगर मैं पूछूँ sec क्या हो जाएगा तो cosec c हो जाएगा, वैल्यू तो उतनी ही रहेगी। और cosec जो है वो sec c में बदल जाएगा, वैल्यू 5/4 रहेगी। अब आप ज़रा ध्यान से समझना, पूरा बेस बताने जा रहा हूँ इसी पे। हमने देखा क्या कि अगर किसी एक राइट एंगल ट्रायंगल में हम बात करते हैं तो जो साइन, एक एंगल जो साइन देता है ना, जो एक एंगल के साइन का मान होता है वही मान दूसरे एंगल के कॉस का होता है। जो एक एंगल के कॉस का मान होता है वही दूसरे एंगल के साइन का मान होता है। जो एक एंगल के टैन का मान होता है वही दूसरे एंगल के कॉट का मान होता है। जो एंगल कॉट का मान होता है वही दूसरे एंगल के टैन का मान होता है। इस चीज़ को ज़िंदगी भर याद रखना, ये आपको इतनी मदद करेंगे पूरे ट्रिग्नोमेट्री में कि आप समझ नहीं सकते हो। जब एंगल चेंज हो जाएगा तो हम तुरंत अपना डाटा वहीं से क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। ठीक है ना। अब आइए इसके अगले पॉइंट ऑफ व्यू पे चलते हैं। और एक चीज़ और ध्यान रखना कि पूरी ट्रिग्नोमेट्री में हमने देखा क्या कि अगर दो ही एंगल पे हम रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं और तीन साइड के बीच रिलेशन डिफाइन कर सकते हैं, तो हमने देखा क्या कि कण तो कभी बदलने वाला है नहीं, चाहे आप एंगल बदल ही क्यों ना दो। एंगल बदलने पे बस जो है वो लंब जो होता है वो आधार में चेंज होता है और जो आधार जो होता है वो लंब में चेंज हो जाता है। यानी एंगल बदलने से जो ये लंब और ये आधार हैं ये आपस में एक दूसरे को क्या करते हैं, सपोर्ट करते हैं और एक दूसरे से इंटरचेंज हो जाते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट कर देते हैं। यानी कहता है कि मेरे दोस्त अगर तुम एंगल बदलना चाहते हो तो मैं लंब ना होकर क्या हो जाऊंगा,
आधार हो जाऊंगा, और जो दूसरा है वो कहता है मैं आधार नहीं अब क्या रहूँगा, लंब रहूँगा। ये छोटी छोटी बेसिक सी बातें हैं जो आपको बिल्कुल समझ में आई होंगी। अब हम आगे आते हैं, जो मेन पॉइंट है हमारा, दैट इज़ द ट्रिपलेट। ट्रिपलेट ट्रिपलेट मैंने अभी आपको बताया था कि समकोण त्रिभुज में एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। जो पाइथागोरस थ्योरम होती है वो समकोण त्रिभुज को हमेशा सेटिस्फाइड करती है, यानी लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर कर्ण के स्क्वायर के बराबर होता है। तो ट्रिपलेट्स कुछ नहीं होती, ट्रिपलेट्स जो होते हैं, ट्रिपलेट्स को कहा जाता है, ट्रिपलेट्स वो संख्याएं होती हैं जो किसी समकोण त्रिभुज के पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं। यानी ट्रिपलेट्स आर दोज नंबर विच सेटिस्फाइज द रूल्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो हम कह सकते हैं कि अगर हम राइट एंगल ट्रायंगल में हम पाइथागोरस थ्योरम से आपसे पूछे तो कहोगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनस का स्क्वायर, यानी कह सकते हैं हम लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस कर्ण का स्क्वायर। अब देखो मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर जो मैं 9 के 9 ट्रिपलेट्स आपको बताना जा रहा हूँ, अगर ये 9 के 9 ट्रिपलेट्स आपको याद होते हैं तो पूरी ट्रिग्नोमेट्री आपको बहुत आसान लगेगी, और किसी भी एग्ज़ाम में आप बैठेंगे तो एक क्वेश्चन कम से कम इस ट्रिपलेट से पूछे जाएंगे ही जाएंगे आपसे, तो इसको बहुत ध्यान से रखिएगा। मैं अभी 9 के 9 लिखवाता हूँ, फिर बताऊँगा कि ये कहाँ से आए हैं, क्यों आए हैं, क्यों ऐसा होता है। तो सबसे पहला जो ट्रिपलेट है वो है 3 4 5। 3 4 5 यानी कभी अगर लंब 3 हुआ और आधार 4 हुआ तो कर्ण 5 हो सकता है। लेकिन अभी मैंने आपको बताया था कि यदि एंगल चेंज हो जाता है तो लंब और आधार क्या हो सकते हैं, चेंज हो सकते हैं, लेकिन कर्ण कभी चेंज नहीं हो सकता। अर्थात कह सकते हैं कि 3 4 5 एक ट्रिपलेट है तो 4 3 5 भी एक क्या होगा, ट्रिपलेट ही होगा। इसमें कोई दिक्कत वाली बात आपको नहीं होनी चाहिए। दूसरे की अगर हम बात करें तो होता है 5 12 13। दूसरा ट्रिपलेट है 5 12 13। तीसरा ट्रिपलेट है हमारा 8 15 17। 8 15 17। चौथा जो ट्रिपलेट है हमारा वो है 7 24 25। 7 24 25। पांचवा जो ट्रिपलेट है हमारा वो है 20 21 29। 20 21 29। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ट्रिपलेट है 20 21 29। क्यों? क्योंकि जब मैं प्रूफ करूँगा तो आपको बताऊँगा कि ये ट्रिपलेट इतना इम्पोर्टेंस क्यों रखता है अपने आप में। 5 ट्रिपलेट हो गए हैं। छठा जो आपका ट्रिपलेट है वो है 12 35 37। 12 35 37। छठे ट्रिपलेट के बाद सातवां ट्रिपलेट जो आता है वो है 9 40 41। आठवां जो ट्रिपलेट आपका आता है वो है 16 63 65। 16 63 65। जो नौवां ट्रिपलेट होता है वो 33 56 65। जो नौवां ट्रिपलेट है वो 33 56 65 है। अब देखिए ट्रिपलेट बहुत सारे होते हैं, लेकिन ये जो मैं लिखा हूँ ना, ये 9 के 9 बेसिक ट्रिपलेट्स हैं। ट्रिपलेट्स मतलब वो संख्याएं जो किसी पाइथागोरस थ्योरम को फॉलो करती हैं, और जो सबसे बड़ी साइड्स होती है, आप देख रहे होंगे कि इस पूरे में जो नंबर्स बड़े हैं वो सभी के सभी कहाँ आएंगे, कर्ण पे आएंगे। यानी सबसे बड़ा साइड जो होता है वो समकोण त्रिभुज में कर्ण होता है, और आधार और लंब एक दूसरे से इंटरचेंज हो सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि किसी का आधार 24 है और लंब 7 है तो उसका कर्ण कितना होगा, तो आप सीधे बोलेंगे 7 24 25, यानी उसका कर्ण कितना होगा, 25 होगा। अब इसकी बात करते हैं कि ये आया कहाँ से। फिर इसके हम अगले वीडियो में बात करेंगे कि आखिर इसका यूज़ क्या है, हम पढ़ क्यों रहे हैं, इतना मुझे याद करने की क्या ज़रूरत है कि मुझे ये 9 के 9 याद होने चाहिए। तो मेरे दोस्त जानते हो कि एग्ज़ामिनेशन पीरियड में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है टाइम। यानी अगर हम टाइम को बचाते हैं तो अगले जो क्वेश्चंस होते हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस होते हैं, उसे हम पिक करके कर सकते हैं। अन्यथा अगर आसान क्वेश्चंस में ही हम अगर टाइम अपना लगा देते हैं तो जो अच्छे क्वेश्चंस हो जाते हैं वो छूट जाते हैं। और आप ये अच्छी तरीके से जानते हैं कि जब हम एक अच्छे क्वेश्चंस को करते हैं तो कहीं ना कहीं हम अपने सिलेक्शन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है ना। तो अभी इसके प्रूफ की बात करें हम कि आखिर ये आया कहाँ से। ध्यान से देखिएगा, आपको जनरली कहीं देखने को नहीं मिलेगा प्रूफ। मैंने अभी आपको पढ़ाया था कि 1 + tan² थीटा बराबर sec² थीटा।
1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा। अभी मैंने आपको बताया था। अब मैं पूछूं ये क्या है मेरे दोस्त, तो तुम कहोगे सर ये तो होता है कुछ, मुझे पता नहीं है, 1 + tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा होता है। लेकिन आज के बाद आप कभी ऐसा नहीं बोलेंगे। किसी 10th के बच्चों को आप पढ़ाएंगे, चाहे कहीं भी कुछ कहीं पढ़ा रहे हैं, तो कहेंगे ये कुछ नहीं भाई, ये साइड्स के रेशियो का रेशियो और एंगल के बीच क्या है, संबंध है। अगर ऐसा होता है तो ऐसा होता है। अगर मैं आपसे कहूँ कि इसको tan स्क्वायर थीटा को पक्षांतर कर दो तो आप कह सकते हो कि सर सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू क्या लिखा जा सकता है, 1। आप जब छोटे क्लासेस में 8 में पढ़े होंगे तो आपने पढ़ा होगा कि एक फार्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसको लिखते हैं a + b और a - b। इसी फार्मूले का अगर हम यूज़ करें तो यहाँ कह सकते हैं कि लिख सकता हूँ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा 1 ब्रैकेट और दूसरे ब्रैकेट में सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1। अगर मैं तुमसे कहूँ कि सेक थीटा प्लस tan थीटा को x मान लो, तो अगर x में 1/x से गुणा करेंगे ना तभी 1 आ सकता है। तो इसका मतलब यही है कि सेक थीटा माइनस tan थीटा को हमें 1/x सपोज करना पड़ेगा। अर्थात अगर यहाँ से देखें हम कहें कि सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर, अगर हम x मानते हैं तो सेक थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1/x हो जाएगा। यहाँ तक तो आपको दिक्कत नहीं हो रही होगी। अगर मैं तुमसे कहूँ कि इन दोनों इक्वेशंस को एक बार जोड़ दो तो तुम कहोगे सर 2 सेक थीटा बराबर आ जाएगा x + 1/x, और 2 से अगर मैं भाग दे दूँ तो मैं कह सकता हूँ सीधा एक लाइन में सेक थीटा इज इक्वल टू 1/2x + 1/x। अगर इन दोनों इक्वेशंस को मैं घटा दूँ तो ये तो माइनस हो जाएगा, तो सेक और सेक कट जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, तो ये आ जाएगा 2 tan थीटा इज इक्वल टू x - 1/x। और 2 से अगर डिवाइड कर दूँ तो आ जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू 1/2x - 1/x। यहाँ तक आपको दिक्कत नहीं होगी। अगर मान लो मैं इसको इक्वेशन 1 मान लूँ और इसको इक्वेशन 2 मान लूँ, तो यहीं से जो ईजाद होता है वो ट्रिपलेट्स का ईजाद होता है। कैसे आएगा ट्रिपलेट, ज़रा सोचना। पहला ट्रिपलेट्स मैंने लिखवाया है 3 4 5। अगर मैं तुमसे कहूँ कि x बराबर तुम 3 रख दो, अगर मैं तुमसे कहूँ कि x बराबर 3 रख दो, तो x बराबर अगर तुम 3 रखते हो तो सेक थीटा की वैल्यू आएगी और किसकी वैल्यू आएगी, tan थीटा की वैल्यू आएगी। जब मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा रहा था अभी थोड़ी पहले, तो सेक थीटा को मैंने कहा था कि सेक थीटा कुछ नहीं होता है, कर्ण बटे आधार का अनुपात होता है। तो मैं सेक थीटा को लिख सकता हूँ कर्ण बटे आधार, यानी अंग्रेज़ी में बोले तो हाइपोटेनस अपॉन बेस। tan थीटा मैंने आपको बताया था कि ये हिंदी में होता है लंब बटे आधार, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस का अनुपात होता है। तो अगर x इज इक्वल टू 3 मैं लिखता हूँ तो ये बताओ 3 सही 1/3, 3 सही 1/3। तो ये बताओ कि अगर 3 सही 1/3 लिखा है तो 3 3 के 9 1 10, 10/3 और 3 में 2 का गुणा कर दें हम तो सब पूरा मैं करके दिखा देता हूँ। 1/2 एक बार तो करना ही पड़ेगा, 3 + 1/3। तो ये देखो 3 3 के 9 1 10/3, तो मैं सीधा लिख देता हूँ इंटू 10/3, और 2 से ये क्या हो जाएगा, कट जाएगा, तो टोटल कितना आ जाएगा 5/3। अर्थात जैसे ही x बराबर 3 रखोगे ना तो सेक थीटा का जो मान आएगा वो आ जाएगा 5/3। और जब x इज इक्वल टू 3 रखोगे तो tan थीटा का जो मान आ जाएगा ना, तो देखो 3 3 के 9, 9 में से 1 गया 8, और 8/3, और 8 को 2 से कट कर दोगे तो आ जाएगा 4/3। और एक चीज़ ध्यान से देखना कि जो ये है जो सेक थीटा है और ये जो है वो tan थीटा है। हम ज़रा गौर से देखें तो हम जानते हैं कि सेक थीटा का भी बेस यानी आधार को रिप्रेजेंट करता है, और tan थीटा का बेस यानी हर आधार को रिप्रेजेंट करता है, और आधार दोनों जगह क्या है, 3 और 3 ही है। और देखो सेक थीटा में ऊपर ध्यान से देखो तो ये कर्ण को दिखाएगा, अर्थात कह सकते हैं जिसका आधार 3 हो उसका लंब ऑटोमेटिक 4 और उसका कर्ण हमेशा कितना होगा, 5 होगा, उसका कर्ण हमेशा 5 होगा। यहीं से ट्रिग्नोमेट्री समझ में आ रही होगी आपको कि 3 4 5 ट्रिपलेट कहाँ से बना है। इसी प्रकार आप अगर x इज इक्वल टू 4 रख दो, तो मैं थोड़ा जल्दी करूँगा। x इज इक्वल टू जब आप 4 रखते हैं तो 4 चौक की 16 1 17/8 किया जा सकता है, 17/8, और 4 चौक की 16 1, 16 में से 1 गया 15, 15 बटा क्या हो जाएगा 8। अब देखो 8 8 सेम है ना, तो जिसका आधार 8
उसका लंब 15 और उसका कर्ण 17, यानी तीसरा ट्रिपलेट आ जाएगा 8 15 17। 8 15 17। तो एक सेकंड के लिए जो आपने ट्रिपलेट्स लिखे हैं उसको मैं हटाऊंगा, फिर आपको समझ में आ जाएगा कि हम कैसे प्रूफ कर रहे हैं। दो चीज़ें हम प्रूफ कर चुके हैं। यदि हम x = 5 रख दें तो ज़रा ध्यान से देखना, अगर x = 5 रखते हैं तो 5 25 एक 26 और 26/10, तो 26/5 होगा ना, और 5 से 2 कट जाएगा तो यहाँ से आ जाएगा 13/5 कामा 50 25 में से एक जाएगा 24, 24 2 से कट जाएगा 12/5, 12/5। हमने आपसे कहा था ये ट्रिपलेट निकल के आएगा जिसका आधार 5, उसका लंब 12 और उसका कर्ण कितना 13। अगर x बराबर 6 रख दिया जाए, अगर x बराबर 6 रख दिया जाए तो 6 के 36 एक 37/6 और 37/6 में गुणा कर देंगे तो आ जाएगा 37/12, और जब इसको सॉल्व करोगे तो आ जाएगा 35/12। तो हम कह सकते हैं 12 35 और 37, 12 35 और 37 एक हमारा क्या होता है ट्रिपलेट होता है। अगर x बराबर 7 हम रख देते हैं तो ध्यान से देखना, 37 49 49 एक 50/7 और 50/7 यानी 50 को अगर 2 से भाग दे दें तो हो जाएगा 25/7। और यहाँ ध्यान से देखना, 37 49 49 में से एक जाएगा तो 48 हो जाएगा, और अगर 48 को मैं 2 से भाग दूँ तो वो 24 हो जाएगा। तो मैं लिख सकता हूँ 24/7, और इसको हम लिख सकते हैं अगर जिसका आधार 7 उसका लंब 24 तो उसका कर्ण कितना 25। इसी तरीके से अगला अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो x = 8 रखेंगे। x = अगर हम 8 रखते हैं तो 8 8 64 एक 65, तो लिख सकते हैं 65/16, और यहाँ से लिख सकते हैं 63/16, और यहाँ से एक ट्रिपलेट निकल के आता है 16 63 65। अगले ट्रिपलेट को अगर आप प्रूफ करना चाहेंगे तो जैसे ही x = 9 लिखेंगे तो देखिए 99 81 और 81 एक 90, और 90 को 2 से भाग देंगे तो 45 यानी 45, तो 45/9। 99 81 में से एक गया 80 तो ये आ जाएगा 40/9। तो आप एक ट्रिपलेट कह सकते हैं, सॉरी मैंने थोड़ी कुछ गलती की है, 99 81 एक 82, और 82 को 2 से भाग देंगे तो आप 41 आएगा, और यही आपका ट्रिपलेट निकल के आता है 9 40 41। अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने 7 ट्रिपलेट प्रूफ कर दिए हैं आपके सामने, लेकिन 2 ट्रिपलेट मैंने अभी आपको प्रूफ नहीं किया है। जो 2 ट्रिपलेट्स आते हैं वो इस पैटर्न पे नहीं बेस्ड होते हैं, वो किसी और पैटर्न पे बेस्ड होते हैं, जिन्हें हम अभी तुरंत देख लेते हैं क्योंकि अगले वीडियो का हम इंतज़ार नहीं करेंगे। अब 2 ट्रिपलेट कौन सा हमने प्रूफ नहीं किया है ये थोड़ा मैं रफ़ कर देता हूँ, आपने नोट कर लिया होगा, अगर नोट नहीं किया है तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। दो ट्रिपलेट की बात करते हैं हम। 2 ट्रिपलेट जो मैंने प्रूफ नहीं किया है, पहला ट्रिपलेट है उसमें 20 21 29, और जो दूसरा ट्रिपलेट है वो है 33 56 65। इन दोनों को कैसे प्रूफ करते हैं, तो इन दोनों का एक ट्रिक है जिससे आप प्रूफ कर सकते हैं। अगर भूल गए तो आप याद रख सकते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि 20 है, 20 का ट्रिपलेट के साथ क्या क्या आता है, 20 21 29 आप भूल चुके हैं, तो आप करेंगे 20 का स्क्वायर में कर दूं तो कितना आ जाएगा 400। 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। अगर मैं तुमसे कहूं कि 400 को 8 से भाग दोगे तो कितना आएगा 50, और मैं आपसे कहूं कि 50 को 8 के डिफरेंस पे, 8 के अंतर पे बांट दो, 8 से भाग दिया और 8 के अंतर पे ही बांट दो, तो 8 के अंतर पे बांटने का मतलब होता है कि पहले आप 50 में से 8 घटा लेंगे। अगर 50 में से अगर आप 8 घटाते हैं तो बचता है 42, और 42 को 2 भागों में बांट दें तो हो जाएगा 21 21, और अभी भी 8 बचा हुआ है, 8 किसी में भी आप जोड़ सकते हैं तो आ जाएगा, एक जगह आएगा 21 और एक जगह आएगा 29। अर्थात हम कह सकते हैं कि यदि कहीं 20 है तो उसके साथ जो ट्रिपलेट होंगे वो 20 21 29 होंगे, 20 21 29 होंगे। सेम वे में इसको भी आपको प्रूफ करना है। आप प्रूफ करके इसको कमेंट में आप बताएंगे कि 33 56 65 का कैसे ट्रिपलेट बनता है। अगर आप हमारी पूरी वीडियो को देखे होंगे तो उम्मीद है कि आप 33 56 65 का ट्रिपलेट बना के कमेंट करेंगे, अन्यथा अगर आप नहीं बना पाते हैं तो अगली वीडियो में हम इस पर बात करेंगे। आज के लिए धन्यवाद, और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।